प्रिय बंधुओं, मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशुलिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान बिहार। मैं आपको विशिष्ट आशुलिपि के अध्याय 19 जिसमें अर्धकरण सिद्धांत का वर्णन किया गया है, मैं आज उस चैप्टर की जानकारी आपको दूंगा, जिसमें सबसे प्रमुख बात है कि अर्धकरण सिद्धांत गति क्षमता के लिए बेस चैप्टर है। यानी इसका प्रयोग अधिकांश तौर पर गति क्षमता में होती है और यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप ये जानेंगे, आशुलिपि में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जब इसमें किसी व्यंजन को आधा किया जाता है तो उसमें कुछ जुट जाता है, घटता नहीं है। बहुत सारे चीज़ों में हम देखते हैं कि जब किसी को बढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ बढ़ता है, लेकिन इसमें व्यंजन को हम छोटा करेंगे, आधा करेंगे और आधा करने पर उसमें कुछ जुट जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कौन सी व्यंजन को आधा कर रहे हैं और उसमें क्या जुट रहा है। तो इसी को रूल से आपको कुछ बांध दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी व्यंजन को आधा करने पर इसमें ट वर्ग और त वर्ग का योग हो जाता है। ट वर्ग कहने का मतलब ट ठ ड ढ और त वर्ग कहने का मतलब त थ द ध। इन सभी व्यंजनों का योग हो जाएगा। कोई भी व्यंजन क से ह तक आप किसी भी व्यंजन को आधा कर रहे हैं तो उसमें इन्हीं दो वर्ग के व्यंजनों का योग होगा। तो कब किस वर्ग के कौन से व्यंजन जुटेंगे, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें अब आप आइए, दो प्रकार के आपको व्यंजन होते हैं, हल्के व्यंजन और गहरे व्यंजन। तो हल्के व्यंजनों के योग के लिए, हल्के व्यंजन को अगर आधा कर रहे हैं किसी भी व्यंजन को, तो उसमें ट वर्ग और त वर्ग के हल्के व्यंजनों का योग होगा। यानी अगर हम कोई भी हल्की व्यंजन, चाहे क वर्ग का हो, च वर्ग का हो, ट वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको आधा कर रहे हैं तो ट वर्ग में ट और ठ, ये दोनों हल्का व्यंजन है, उसका योग होगा, और त वर्ग में त और थ, इसका योग होगा। यानी हल्के व्यंजन रेखा को, किसी भी वर्ग के हल्के व्यंजन रेखा को हम आधा करते हैं तो उसमें ट वर्ग और त वर्ग के हल्के व्यंजन का योग होगा। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहला रूल में, हल्के व्यंजन को आधा करने पर ट वर्ग या त वर्ग के हल्के व्यंजन का योग होगा। ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है पात, तब प को आधा किए तो इसमें त का योग हो गया। ध्यान रखिए कि जब किसी व्यंजन को हम आधा करते हैं और उस पर अगर भवेल लगी हुई है, उसके बाद त या ट का कोई साउंड होता है, तो हम उस पर जो भवेल लगाएंगे ये त से पहले, यानी जो जुटता है उसके साथ, उसके पहले वाले पर ही पढ़ी जाएगी। यानी प पर पढ़ा जाएगा पा और तब त, अर्धकरण का जुट जाएगा। उसी प्रकार से 9 को आधा किए हैं अगर 9 को, तो ये क्या बनेगा, 9 और ट, नट। उसी प्रकार से ख को आधा किए हैं तो ये बनेगा ख त, ख और त, आधा कर दिए हैं ख को।
उसी प्रकार से और भी कोई व्यंजन ले लीजिए, जैसे हमको लिखना है कोट, लिखना है कोट, तो क को आधा कर देंगे और ओ का भावे लगा देंगे, तो ये क पर ओ हो जाएगा और ट आधा करने पर उसमें ट का योग हुआ, यानी त वर्ग और ट वर्ग में से हल्की व्यंजन जुटी है। यानी किसी भी व्यंजन को आधा अगर कर रहे हैं, अगर वो हल्की व्यंजन है तो हल्के व्यंजन के योग के लिए ही आधा होता है। दूसरा है कि गहरे व्यंजन को यहाँ लिख दे रहे हैं, गहरे व्यंजन यहाँ लिख दे रहे हैं, गहरे व्यंजन को आधा करने पर उसके साथ द, ड, ढ और ध का योग हो जाता है। ठीक ना, यानी मोटी व्यंजनों का योग हो जाता है। हल्की व्यंजन के लिए हल्के व्यंजन के योग के लिए आधा किया और इसको मोटी व्यंजन के योग के लिए आधा करेंगे। गहरा व्यंजन है। एग्जाम्पल में इसमें एक शर्त आपको याद रखनी है कि इसमें अंतिम हुक नहीं होना चाहिए। अंतिम हुक अगर होगा तो वह हल्की और गहरी दोनों के लिए आधा होता है। इसलिए हम आपको मोटे तौर पर बता दे रहे हैं, अगले रूल में फिर आपको मिल जाएगी अंतिम हुक वाला, लेकिन अभी आप देखिए कि अंतिम हुक नहीं होना चाहिए। तो अंतिम हुक नहीं होना चाहिए तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ग्रिड हो गया, ग्रिड तो है ग्रह हो गया और इसको आधा करेंगे। चूंकि ग मोटी व्यंजन रेखा है इसलिए ई का भवेल लगा दिए यहाँ, तो ड का योग हो गया। उसी प्रकार से भेद अगर लिखना है, भेद, भेद तो भ लिखे आधा कर दिए और भ में ए लगा दिए तो द का योग हो गया। इसको लिखने के लिए ध्यान रहेगा कि अगर हल्की यानी अर्धकरण का कोई भी व्यंजन लाइन के ऊपर और लाइन पर होती है, तृतीय स्थान का भी वोवेल होगा तो लाइन पर ही लिखी जाएगी। भेद जैसे हमको लिखना है बूंद, बूंद, तो ब को लाइने पर आधा करेंगे और यहाँ पर चूंकि इसमें नासिक है तो डैश समानांतर लगेगा। ये हम आपको नासिक के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, अनुनासिक और अनुस्वार वाला चैप्टर में पूर्व में वीडियो है हमारा चैप्टर का अनुनासिक और अनुस्वार, जिसमें हम रेखा के समानांतर डैश लगाते हैं जब उस पर बिंदु या चंद्र बिंदु होता है। उस चैप्टर से आप इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक हो, जैसे बूंद हो गया। उसी प्रकार से हमको लिखना है, मान लीजिए कि बाद, बाद तो ब मोटा होता है, मोटा करेंगे इसको और प्रथम स्थान पर आ का भवेल लगाएंगे तो द का योग हो जाएगा। ठीक ना। इसमें एक शर्त और होती है कि हल्के व्यंजन में ट वर्ग को अगर अर्धकरण करते हैं तो उसी वर्ग के व्यंजन के लिए आधा होता है। ठीक, हल्के व्यंजन को उसी वर्ग के व्यंजन के लिए यहाँ ये अलग से लिख दे रहे हैं। जैसे हमको लिखना है तात, तातो, तातो, तो उसी वर्ग के व्यंजन है। उसी प्रकार से हमको लिखना है, मान लीजिए कि ठे ठ, ठे आई ठ हो गया, तो ठ को आधा किए और इसमें ठ का योग हो जाएगा। ठीक ना। मोटी व्यंजन के साथ वैसा ही है। अब मोटी व्यंजन में इसको देख लीजिए, जैसे कि हमको लिखना है डैड, डैड, तो डै को आधा किए, डी को लाइन के ऊपर और आय का भवेल लगा देंगे। उसी प्रकार से दर्द, तो लिखेंगे दर, आधा किए, दर का हुक लगा है, इसमें द जुड़ जाएगा चूंकि ये मोटी व्यंजन है।
ये हो गया दो ठो। आपको देखे कि हल्की व्यंजन को हल्की के साथ, गहरी व्यंजन रेखा को गहरी व्यंजन रेखाओं के साथ अदा किए। अब इसमें था एक बताएं आपको कि अंत में हुक लगा हुआ हो उस कंडीशन में, तो तीसरा रूल में इसको देखिए, रूल नंबर 3 में दो रेखाओं या हुक रेखा वाले अर्धकरण, इसमें है कि यदि किसी व्यंजन के अंत में हुक हो या वह शब्द दो व्यंजनों के मेल से बना हो तो उसे टवर्ग या तवर्ग में से किसी व्यंजन के लिए आधा कर सकते हैं। माने वो हल्की के लिए भी हो जाएगी आधा और गहरी के लिए भी हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमको लिखना है शब्द, तो श तो तालाबे श हमने पूरा लिख लिया और ब को आधा कर दिए, तो इसमें द का योग हो गया। क्योंकि इसके साथ दो व्यंजन का योग हो गया था, श और ब का, तो ब को आधा किए, इसमें द का योग हो गया। व्याप्त, एक देखिए व्याप्त, तो ब्या तो लिख लेंगे ब्या, अब प को आधा किए तो इसमें त का योग हो गया। यानी हल्की और गहरी कोई भी जुट सकता है। इसी प्रकार से अंत में हुक हो, जैसे हमको लिखना है गंध, तो लिखेंगे ग और न में हुक लगा देंगे, अर्धकरण कर देंगे, तो ध का योग हो जाएगा गंध। उसी प्रकार से दंत, तो द और आधा करते हुए और न का हुक लगा देंगे, दंत। आधा होगा तो तवर्ग जुट गया। तो इस प्रकार से ये मोटी और गहरी या हल्की दोनों व्यंजन रेखाओं के साथ ये रूल आपका लागू रहेगा। यही अर्धकरण का ये सिद्धांत है। इसमें है अर्धकरण निषेध। कुछ पाबंदियां हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अर्धकरण का नियम लागू नहीं करेंगे, इसको भी देखना होगा। अर्धकरण निषेध, किन किन परिस्थितियों में अर्धकरण का नियम लागू नहीं होगा। तो इसमें है कि यदि हमको अर्धकरण का प्रारूप लिखते समय अगर स्पष्ट प्रारूप आशुलिपि का नहीं बन पा रहा है, यानी व्यंजन को जोड़ते समय अगर स्पष्ट रूप से वह नहीं जोड़ा पा रहा है, अगर जोड़ते हैं तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं, उस केस में पूरे व्यंजन लिखे जाते हैं। जैसे हमको लिखना है बोनट, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बोनट लिखना है। अब ब के बाद नौ है, नौ को अर्धकरण कर देते हैं तो ट जुट जाएगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, कारण कि ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, कुछ व्यंजन का प्रारूप गड़बड़ हो जा रहा है। तो जैसे ब है तो हम ऐसे नौ ट नहीं लिख सकते, नौ को आधा करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये हमने क्या लिखा, फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो बोनट को पूरा लिखा जाए, बो न ट, बो का ओ लगा देंगे, न पूरा व्यंजन लिखा जाए। यानी स्पष्ट व्यंजन रेखा प्रारूप अगर नहीं मिले तो उस केस में न लिखा जाए। दूसरी केस होता है कि समानांतर
रेखाएं हैं तो उसको हटा कर लिखी जाए। जैसे प्रतिबद्ध। तो ये प्रति का नोटेशन हो गया, प में र हुक लगा करके अर्धकरण। अब बद्ध, ब में ध लिखना था तो हम इसको ब पूरा लिख करके और ध लिख देते हैं। प्रतिबद्ध माने पूरे व्यंजन लिखते हैं ताकि स्पष्ट। जैसे पटना लिखना है, सपोज कीजिए पटना, तो लिखेंगे पटना, पूरा लिखेंगे। ठीक, अगर हम प ट लिख करके न के लिए हम प को ट को आधा करते हैं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि इसमें ना है। पटना चूँकि न पर भावेल भी है, उसका भी हमको ख्याल रखना है। भटक लिखना है, भटक, तो पूरा व्यंजन लिखेंगे भटक, इस प्रकार से लिखेंगे। चूँकि हमको आशुलिपि प्रारूप अगर वैसे अर्धकरण लगाते हैं तो ये आशुलिपि प्रारूप हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा इसमें एक और है अर्धकरण निषेध में, दूसरा देखिए, दूसरा रूल। यदि अर्धकरण से प्राप्त होने वाले टवर्ग तवर्ग व्यंजन के बाद स्वर आए तो अर्धकरण का नियम लागू नहीं होगा। यानी बाद में स्वर आने पर, यहाँ लिख लेते हैं, बाद में स्वर आने पर अर्धकरण का प्रयोग, बाद में स्वर आने पर अर्धकरण का प्रयोग नहीं होगा। यानी पूरे व्यंजन लिखे जाएंगे, ठीक ना। जैसे हमको लिखना है उपलब्ध से उपलब्धि, जैसे हमको लिखना होगा उपलब्धि, तो उपलब्ध तो हम ब ध को आधा करके लिख सकते थे, और उपलब्धि लिखना है तो उपलब्धि लिखना होगा पूरा, उपलब्धि। उसी प्रकार से जैसे लिखना है लेटी, लेट तो लिख सकते थे ल को अर्धकरण करके, लेटी लिखना है तो ल पूरा तब ट, ले का ए और टी का ई। इस प्रकार से इसमें जो लास्ट में भावेल आएगा, तो जैसे पार्टी हमको लिखना है, पार्टी, तो लिखेंगे पार्टी, ऐसे लिखेंगे। तो पार्ट लिखना रहता तो र को भी अर्धकरण करके हम ट लिख सकते थे पार्ट में, लेकिन पार्टी लिखना है तो यहाँ पर हमको भावेल देना है अंत में ट पर, इसलिए हम पूरे व्यंजन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अर्धकरण निषेध में ये 2 पॉइंट। रेखाओं को मोटा और आधा करना। व्यंजन रेखा में जैसे है म, न, ल, र, व्यंजनों को मोटा करके आधा करने पर इसमें द या ड का योग हो जाता है, ठीक ना। म, न, ल, र, इन 4 व्यंजनों को मोटा करके अगर आधा करें तो इसमें द और ड का योग हो जाता है। एग्जाम्पल एक एक देख लीजिए। जैसे हमको लिखना है मोदक, मोदक, तो म को मोटा करके आधा करेंगे, म को आधा हमने लिख दिया मोटा, और इसमें क जोड़ देंगे या म का ओ लगा देंगे, मो द इसमें जुट जाएगा और क हो जाएगा। अब न का लीजिए, जैसे नींद लिखना है हमको, नींद,
तो 9 को आधा कर दिए और इसमें द का जोग हो गया, मोटा कर देंगे इसको। इसी प्रकार से लॉ के लिए देखिए, जैसे हमको लिखना है लॉ में फील्ड, तो फ को आधा किए, फ को पूरा लिखे और लॉ को मोटा करके आधा किए। ठीक, तो ये जो फ था, फ हल्का है और लॉ को हमने मोटा करके आधा किया तो ड का जोग हो गया। अब एक अधोमुखी र में देख लीजिए, जैसे हमको लिखना है रिटायर्ड, तो लिखेंगे रे टी टो और रो को मोटा करके आधा कर देंगे, टाय का आय लगा देंगे। तो आधा जब करेंगे ना तो इसमें ड का जोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेखाओं को मोटा करके आधा करने पर इसमें ट वर्ग या त वर्ग का योग जो हुआ, तो इसमें ये ड और द का योग हो जाता है मोटा करके आधा करने पर। ठीक, दूसरा मोब, पहले से हम संयुक्त व्यंजन में इसको पढ़े हुए हैं, मोबो चाहे मोपो या मोभो, ये 3 व्यंजन हम संयुक्त व्यंजन में पढ़े हुए थे। ये ऑलरेडी मो को मोटा करने पर बनता है। तो इसमें चूंकि हम पूर्व के रूल में पढ़ गए हैं कि मोटा करके आधा करने पर इसमें ड और द का जोग होता है, इसलिए अब हम इसको फिर आधा मोपो मोभो के लिए त वर्ग जोग के लिए नहीं कर सकते। तो इसको कब अगर आधा करेंगे तो कब करेंगे, अगर मोपो मोभो साउंड हो, अगर मोपो मोभो चाहे मोबो का साउंड हो और तो तभी आधा किया जा सकता है जब इसमें अंतिम हुक लगा हुआ हो, यानी अंत में हुक होना मस्ट है, तभी हम इसको मोबो मोपो और मोभो के लिए आधा करेंगे तो उसके साथ त वर्ग का व्यंजन जुट जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे हम देंगे संबंध, हमको लिखना है संबंध, तो इसमें न का साउंड आ गया, इट मीन्स इसमें हुक लगेगा, तो लिखेंगे आधा करते हुए म को आधा करते हुए न हुक लगाएंगे, संबंध आधा कर दिए तो ध का जोग हो गया। ठीक ना, यानी इसको आधा करने से इसमें गहरे व्यंजनों का योग होगा। इसको बढ़िया से याद रखेंगे कि अंतिम हुक लगने पर ही आधा होगा और आधा करने पर इसमें गहरे व्यंजन का योग हो जाएगा, संबंध। ठीक, इसी प्रकार से अगर हल्के व्यंजन को लिखना होगा तो पूरे व्यंजन लिखे जाएंगे, ये भी ख्याल रखिएगा। जैसे हमको लिखना है संबंधित, संबंधित, तो लिखेंगे कैसे, संबंध, ये हो गया ईत, संबंधित। ठीक, अगर हल्के व्यंजन हो या उसमें अगर हुक न लगा हुआ हो तो भी व्यंजन रेखा का ही प्रयोग करेंगे। अगर हुक इसमें न लगा हुआ होगा और संबंध जैसे मब्ब का साउंड होगा या मप का साउंड होगा तो वैसे में हम पूरे व्यंजन लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया चंपत, चंपत, तो आया। इसके बाद मोप भी साउंड आया है तो लिखेंगे च, मोप के लिए मोटा करेंगे व्यंजन। ठीक, लेकिन पूरे व्यंजन लिखेंगे तब तो चंपत है, ई भवेल वगैरह नहीं है। उसी प्रकार से हमको लिखना होगा लंबित, लंबित, तो मब्बा इसमें भी है, तो मब्बा है तो लिखेंगे ल व्यंजन को पहले ल, अब मब्बा के लिए हम व्यंजन पूरा लिखेंगे
और तब त लिख देंगे और ई त के लिए भावेल लगा देंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि भावेल का स्थान इसका जो होगा, यानी अर्धकरण सिद्धांत का कोई भी व्यंजन लाइन के ऊपर और लाइन पर ही लिखे जाते हैं, लाइन काट कर कदापि नहीं लिखे जाते। कुछ कंडीशन है, जैसे स्वर का लोप, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें स्वर का लोप भी हम स्वर का करते हैं। अर्धकरण सिद्धांत में सबसे बड़ी बात है कि हम जब व्यंजन को आधा करते हैं और दूसरे व्यंजन को जोड़ते हैं तो कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं कि दोनों छोटे व्यंजन हो जाते हैं, तो वहाँ पर भावेल लगाना सुविधाजनक नहीं रह पाता। यानी डैश लगानी हो तो हम लिख नहीं पाते, बढ़िया से पढ़ नहीं पाते, इसलिए हम तृतीय स्थान के भावेल का लोप कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमको लिखना है नतीजा, तो लिखेंगे न तो हो गया और जा केवल लिख देंगे, ई का भावेल इसमें से लोप हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ से, जैसे हमको लिखना भतीजा, तो भ को पूरा लिख लिए, भ में त चाहिए न, अर्धकरण कर देंगे, भ को अर्धकरण और जा लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा भतीजा। ठीक, जा का व्यंजन है यहाँ से। और इसी प्रकार से हमको और कुछ लिखना है, जैसे संदेशा, तो स न हो गया, स न अर्धकरण कर दिए, इसको यहाँ से अब से लिख देते हैं, स न द जुट गया उसमें, संदे आहिशा, तो हम शा का आ लगा देंगे। ठीक, संतुष्टि, तो लिखेंगे स न तू और फिर स न तू, चूंकि अर्धकरण कर दिए, फिर लिख देंगे संतुष्टि। इस प्रकार से अर्धकरण सिद्धांत में हम तृतीय स्थान का भावेल को साइलेंट कर देते हैं। कुछ आगे अब अंतिम रूल्स है, इसमें देखिए कि वाक्यांश में यदि क्रियाओं के बाद सहायक क्रिया जैसे हैं, है, था, थे, थी आदि आता है, तो क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन को आधा किया जाता है और अंत में स्वर लगा देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आ जाए। वाक्यांश में यहाँ लिख दे रहे हैं, वाक्यांश में क्रियाओं के लिए अर्धकरण, क्रियाओं के लिए अर्धकरण होता है वाक्यांश में। ठीक, अब क्रिया के लिए क्या अर्धकरण होता है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमको लिखना है जाते, तो हम स्पष्ट है जाते तो लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत, जॉ लाइन के ऊपर तो लगा लेंगे, ए लग गया, जाते हो गया। लेकिन वही लिखना है कि जाते थे। ठीक, तो जाते हैं तो जॉ को हम आधा कर देंगे तो उसमें जुट जाता है, तो ही जाते, जात केवल लिख दिए। थे है तो यहाँ पर थ लिख करके काट देते हैं, जात हो गया थे, जात थे मीन्स जाते थे, वहाँ पर क्रिया से संबंधित है तो उसी के लिए आधा करके क्रिया को हम जोड़ दिए जाते। ठीक, जाते हो गया और थे हो गया, और वहीं जाता था रहता तो जाता था, तो जा को आधा कर देंगे और थए लिखेंगे और इसमें प्रथम स्थान पर लगा देंगे, और वहीं जाती थी रहेगा तो जाती थी, तो जात लिखेंगे और लिख करके ई भावेल तृतीय स्थान पर लगा देंगे।
उसी प्रकार से आप कोई भी क्रिया के साथ ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि चाहते थे, तो ही चाह इसको आधा कर दिए चाह को, तो ते जुट गया, चाहते थे लिखना है तो थे लिख देंगे। चाहते हैं तो चाहते और हैं के लिए सर्किल बना देंगे, तो चाहते हैं हो गया। तो इस प्रकार से क्रिया वाक्यांश में क्रियाओं के लिए हम अर्धकरण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अर्धकरण सिद्धांत आपका समाप्त हुआ, और इस सिद्धांत को आप बहुत बारीकी से पुस्तक को सामने रख करके पढ़ेंगे। हमारे माने ये इस क्लास से आपको बहुत मदद मिलेगी, और इस वीडियो से आप लाभ उठाएं। इसके बाद एक द्विगुणन सिद्धांत आपका रह जाएगा। इस माने बुक का लास्ट चैप्टर समझिए वो है। इसके बाद से आपको थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ना है, और इसको आप विधिवत प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी पूर्व के वीडियो में बता चुका है कि कम से कम 3 दिन तक आप एक चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी कुछ आपको लोगोग्राम्स ग्रामोलॉग्स हैं, हम पुस्तक में आपको दिखा रहे हैं। जैसे शब्दाक्षर ये मिला आपको, तो ये शब्दाक्षर का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हम शुरू से ही हर एक चैप्टरों में आपको शब्दाक्षर के विषय में बताते आ रहे हैं कि आप शब्दाक्षर को बखूबी पुस्तक में दिया गया है, आपको अपने से निर्माण नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना शब्दाक्षर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। शब्दाक्षर को आप, चूँकि ये इसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, और याद लिख कर करेंगे। बिना लिखे याद नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस आपको करना होगा, और उसी के आधार पर संक्षिप्ताक्षर बनता है। उसके बाद वाक्यांश है, इसको आप थ्रोली वाक्यांश को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब एक्सरसाइज बनाएंगे। इस चैप्टर के बाद अब मात्र एक चैप्टर रह गया। आप इस वीडियो से लाभ उठाएं। थैंक्स। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।